वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। मैं शुरू कर रही हूँ वहशत दिल पार्ट 6 से। उसने मुड़कर देखा तो हैरान हुई क्योंकि उसे आवाज़ देने वाला अशर था। अशर भाई, आप यहाँ? वो हैरानी से पूछ रही थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अफराह, क्या तुम मेरे साथ आओगी? अशर ने कहा। मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी अशर भाई। पहले रेस्टोरेंट में आपने और फिर आपके घर में आपकी मामा ने जो किया, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब कोई बात करने की गुंजाइश है। सावी ने दो टोक लहजे में कहा। मैं तुमसे इसी बारे में बात करना चाहता हूँ सावी, प्लीज़, बस 5 मिनट की बात है। अपना भाई समझती हो तो मान लो मेरी बात में, तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अब की बार वो मिन्नत करते हुए बोला। सावी ने कुछ देर सोचा। ठीक है, 5 मिनट की भी तो बात है, सुनने में क्या हर्ज है। मगर वो ये नहीं जानती थी कि ये इसकी पहली बड़ी गलती थी। अगर जानती तो वो कभी ऐसी हिमाकत ना करती। ठीक है अशर भाई, मैं चलती हूँ, मगर सिर्फ 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। उसने दो टोक लहजे में कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो उसके साथ गाड़ी में बैठ गई तो अशर ने गाड़ी स्टार्ट की। आप गाड़ी क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? 5 मिनट की बात है तो आप यहीं करें, सावी ने उलझते हुए कहा। यहाँ पास में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे रश नहीं होता, और अब तो लंच टाइम है, लंच भी कर लेंगे और बात भी हो जाएगी, उसने सावी की तरफ देखते हुए कहा, जो कि अब परेशान नजर आने लगी थी। नहीं, मुझे नहीं जाना, आप गाड़ी रोके। सावी, क्या तुम्हें मुझ पे इतना सा भी एतबार नहीं है? अशर ने ऐसे लहजे में कहा कि सावी आगे से कुछ बोल ही ना पाई और चुप करके बैठ गई। 10 मिनट बाद वो एक रेस्टोरेंट में मौजूद थे। अशर ने खाना ऑर्डर किया। जी अशर भाई, कहिए क्या बात करनी है? मुझे जल्दी जाना है, ड्राइवर वेट कर रहा होगा। वो अपनी रिस्ट वॉच की तरफ देखते हुए बोली। रिलैक्स, मैं तुम्हें घर भी छोड़ दूंगा, और तुम्हारे ड्राइवर को मैंने वापस भेज दिया था। वो आराम से उसका सुकून बर्बाद करते हुए बोला। क्या मतलब है इस बात का? किससे पूछकर आपने ऐसा किया? उसने गुस्से से पूछा। मुझे कुछ भी करने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ, वो इत्मीनान से बोला। मैं जा रही हूँ। वो उठने लगी तो अशर ने उसका हाथ पकड़ लिया। दूर से देखने पे ऐसा लग रहा था जैसे दोनों कपल हाथों में हाथ लिए बैठे हों। क्या बदतमीज़ी है? उसने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया। मैंने तो अभी कोई बदतमीज़ी की ही नहीं। वो इसके चेहरे की तरफ देखता मानी खजी से बोला, जो गुस्से की ज्यादती से सुर्ख हो रहा था। आप मुझे यहाँ जो बात करने के लिए लाए थे वो करें, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। उसने गुस्से भरे लहजे में कहा। ठीक है, मुझसे शादी कर लो, उसने इत्मीनान से इसके सर पर बम फोड़ा। क्या बकवास कर रहे हैं? होश में तो है आप? वो आसपास का ख्याल करते दबे लहजे में गुर्राई। बिल्कुल होश में हूँ मेरी जान, तुम उस दरीद से शादी मत करना, बहुत बुरा है वो। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें प्यार दूंगा, इतना कि तुम उसे भूल जाओगी। वो उसका चेहरा दोनों हाथों में थामता हुआ बोला। छोड़े मुझे, वरना मैं शोर मचा दूंगी। आप एक इंतहाई घटिया इंसान है, गलती मेरी है जो आपकी बातों में आके यहाँ चली आई। वो इसके हाथ झटकते हुए बोली। अब तो ये गलती तुम कर चुकी हो माय डियर कजिन, वो अजीब से लहजे में बोला, मगर सावी ने कोई ध्यान ना दिया। आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाइएगा मुझे, वो गुस्से से कहती अपना बैग उठाती रोड पर आ गई और टैक्सी में बैठकर घर रवाना हो गई। इसके जाने के बाद कोई आदमी चलता हुआ अशर के सामने आ बैठा। काम हुआ? अशर ने पूछा। जी, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया है। आप एक दफ़ा चेक कर ले, इसे देखकर कोई भी मर्द गुस्से से पागल हो सकता है। वो फ़ोन अशर की तरफ बढ़ाता हुआ बोला। अशर ने फ़ोन थामा और फ़ोन में मौजूद तस्वीरें देखता हुआ शातिराना अंदाज में मुस्कुराने लगा। सावी सिर्फ अशर की है, दरीद अहमद सिर्फ अशर की। वो कमीनी मुस्कुराहट से बड़बड़ाया और उस आदमी को पैसे देता हुआ उठ गया। दरीद आज लेट घर आया है। दरीद आज लेट घर आया था। उसने अपना फ्लैट लिया था जिसकी रिनोवेशन का काम चल रहा था। उसका इरादा था कि वो शादी के बाद सावी के साथ वहीं रहेगा। उसे पता था कि चचा चच्ची नाराज़ होंगे इस बात पर, मगर वो सावी के साथ अपने अलहदा घर में रहना चाहता था, जहाँ वो हो उसकी चिड़िया और मासूम से नन्हे मुन्नी चिड़ी चिड़े। आज भी वो फ्लैट को देखने गया था, जहां काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका था, बस सेटिंग का काम रहता था। उसने वर्कर्स को हिदायत कर दी थी कि जल्दी काम कंप्लीट करे, और उन्होंने 2 दिनों का वक्त मांगा था। वो घर पहुंचा तो सभी अपने अपने कमरों में थे। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा जब मुराद साहब के कमरे से सावी का नाम सुन के रुक गया। शायन ने मुझे बताया है कि अफराह राजी है शादी के लिए, इसलिए
शादी के लिए, इसलिए मैं सोच रही थी कि फिर शादी में देर कैसी। नादिया बेगम मुराद साहब को बता रही थी। एक बार खुद अफराह से पूछ लो, शायान का क्या भरोसा खुद से ही इसकी तरफ से हाँ कह दिया हो। मुराद साहब ने कहा, अब इतना भी बुरा नहीं है मेरा बेटा। शायान से बात के बाद अफराह से भी पूछ चुकी हूँ मैं, उसने हाँ में ही जवाब दिया है। उन्होंने खुफगी से कहा तो मुराद साहब हंस पड़े। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा है आपका बेटा। अब सावी के बारे में भी कुछ सोच लो, उन्होंने कहते हुए सावी के बारे में याद दिलाया। उसके बारे में भी सोच लिया है मैंने, उसके लिए जो रिश्ता आया है वो बेहतरीन है। शायान के वलीमे पे उसकी मंगनी कर देंगे। मुझे अपनी बच्ची पे पूरा यकीन है, वो कभी हमें इनकार नहीं करेगी। उनके लहजे में मान बोल रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुराद साहब ने सर हिलाया और बाहर खड़े दरीद की जात झटकों की जद में थी। इसकी सावी किसी और की, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या चचा चची को मैं नजर नहीं आया? मतलब अशर सच कह रहा था? चची जान ने मुझ पे किसी और को फौकियत दी? मैं उनका अपना खून नहीं, इसलिए? क्या उन्हें मैं नजर नहीं आया? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करती? मुख्तलिफ तरह के मनफी सोचे थी जिन्होंने उसे घेर लिया था। और वो हाय और वो हारे हुए कदमों से अपने कमरे की तरफ चला गया और बगैर चेंज किए बिस्तर पे ढह गया। गुस्से से उसके दिमाग की रगें फूल रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि सारी दुनिया को आग लगा दे, कोई उसकी सावी को छीन कर ले जाए और वो चुपचाप तमाशा देखता रहे। ऐसा तो कभी मरकर भी नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो सावी, सिर्फ मेरी। कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हें पाने के लिए। कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। मैं जान ले लूंगा उसकी जिसने मेरी चिड़िया को मुझसे दूर करने की कोशिश भी की। वो धड़कते दिल से सोचता सावी से मुखातिब हुआ और हर सोच को झटक कर फ्रेश होने चला गया। नादिया बेगम ने खिड़की से झांक कर बाहर देखा तो दरीद जा चुका था। वो मुस्कुराते हुए वापस बेड पे जाके बैठ गई। ये सब किया था नादिया, मुझे कुछ समझ नहीं आई। तुमने ऐसा क्यों कहा कि सावी के लिए रिश्ता आया है, जबकि तुम जानती हो वो दरीद की मंग है? और तुम मुझे इशारे क्यों कर रही थी चुप रहने के लिए? मुराद साहब ने उलझते हुए पूछा। सावी के रिश्ते की बात मैंने इसलिए की क्योंकि बाहर दरीद खड़ा था, उसी को सुनाने के लिए बोला मैंने। नादिया बेगम मुस्कुराते हुए बोली। मगर क्यों? मुराद साहब हैरान हुए। क्योंकि दरीद ने कभी नहीं कहा कि वो सावी को पसंद करता है, लेकिन उसकी आंखों में सावी के लिए बेइंतहा मोहब्बत है। और मैं चाहती हूँ कि वो खुद आकर मुझसे कहे कि सावी की शादी उससे हो, वो मुझसे सावी को मांगे, नादिया बेगम ने बताया। और अगर उसने ऐसा ना किया तो? मुराद साहब ने पूछा। तो कुछ नहीं, हम दरीद को नहीं बताएंगे कि सावी का रिश्ता किससे तय हुआ है। ये बात उसे अपनी मंगनी पर ही पता चलेगी और ये उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। मैं उसकी आंखों में खुशी की वो चमक देखना चाहती हूँ जो भाई साहब और भाभी की मौत के बाद से कहीं खो गई है। वो खुशी से बोलती आखिर में अफसरदा हुई। ये तो वाकई बहुत बड़ा सरप्राइज हो जाएगा दरीद के लिए। सावी को भी नहीं बताऊंगी? मुराद साहब ने पूछा। सावी को भी नहीं बताओगी? मुराद साहब ने पूछा। सावी और दरीद के लिए ही तो सरप्राइज है, अफराह और शायान को बताऊंगी, बस इन दोनों को नहीं। नादिया बेगम मजे से प्लानिंग करती हुई बोली। वाह भाई, मान गए आपको। मुराद साहब तो सैफी अंदाज में बोले। आदाब आदाब, नादिया बेगम ने भी खुश मिजाजी से कहा तो मुराद साहब हंस पड़े। नादिया बेगम ने दरीद की आंखों में सावी के लिए मोहब्बत तो देख ली थी, मगर उसकी आंखों में सावी के लिए जुनून नहीं देख पाई थी, जो जिद में आ जाए तो सब कुछ तहस नहस करने की सलाहियत रखता था। दूसरी तरफ वो घर आ गई थी। उसे रह रहकर अशर पे गुस्सा आ रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि उसका मुंह नोच लेती। ऐसा कैसे सोच सकता था वो? शादी, वो भी अशर से? माय फुट। क्या मैं ये बात दरीद को बताऊं? उसने सोचा। नहीं, बहुत गुस्सा होंगे कि मैं बगैर उनको बताए अशर भाई के साथ क्यों गई। उसने अपनी ही बात को रद्द किया। उस दिन का मंजर सोचते ही उसने आंखें मीच ली जिस दिन उसने सावी को अशर से दूर रहने का कहा था। अच्छी सुनाई है मैंने, अब बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे अशर भाई। अगर किया तो दरीद को बता दूंगी। अभी बताया तो वो कुछ गलत ही ना कर दे अशर भाई के साथ, उसने दिल में फैसला करते हुए कहा। फिर उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी, अफराह को भी नहीं, जिससे वो हर बात शेयर करती थी। वो अफराह के रूम में चली गई ताकि इससे नेक्स्ट सेमेस्टर की शीट के शेड्यूल के बारे में बता सके।
रात का खाना सबने साथ ही खाया था और तभी नादिया बेगम ने आने वाले जुम्मा को शायान और अफराह का निकाह रखा था। इनकी बात सुन के अफराह शर्मा के अपने रूम में चली गई थी, जबकि शायान ने उठ के अपनी माँ के हाथ चूम लिए थे और उसकी इस हरकत पे सब ही हंस दिए थे। आप दुनिया की सबसे बेस्ट मामा है, वो उनके कंधे पे सर रखते हुए गोया हुआ। अच्छा, और मैं, मुझे बेस्ट पापा का अवार्ड कब मिलेगा? मुराद साहब ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। आप दुनिया के सबसे बेस्ट पापा है, अब की बार सावी उनके गले लगती हुई बोली। हैप्पी फैमिली का मंजर मुकम्मल था, किसी चीज़ की कमी न थी। काश आप दुनिया की बेस्ट चचा चची भी बन जाते तो आज मुझे इतनी तकलीफ ना होती। दरीद जो इनकी तरफ हसरत से देख रहा था, अपने माँ बाप को याद करते जब से सोच रहा था। अरे मेरे शहजादे, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? अपनी चची माँ के पास आओ। नादिया बेगम ने उसको गुमसुम बैठे देखकर कहा। जानती थी कि वो जितना मर्जी उसे प्यार दे ले, मगर माँ बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। इनकी बात पे दरीद चाह ना चाह कर उठता उनकी तरफ बढ़ गया। मेरा शेर, मुराद साहब ने उसे अपने बाएं कंधे से लगाते कहा। यूं कि इनके दाएं तरफ सावी थी और दरमियान में वो खुद थे। दरीद की आंखें जब्त से सुर्ख हो रही थी, जबकि दिल खून के आंसू रो रहा था। चची माँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं रूम में जा रहा हूँ। वो एक हाथ से कनपट्टी मसलता हुआ बोला। मैंने कितनी दफ़ा कहा है बेटा, तुम इतना ज़्यादा काम मत किया करो, मगर मेरी सुनो तब ना। तुम रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय और टैबलेट भेजती हूँ। इसके दिल की कैफियत से बेखबर वो उसे डपटते हुए बोली। वो एक नज़र उन्हें देखता अपने रूम में चला गया और जाके बेड पे लेट गया। 15 मिनट बाद उसके रूम का दरवाज़ा खुला और सावी हाथ में ट्रे थामे अंदर दाखिल हुई। दरीद चाय, उसने दरीद को पुकारा, जो बाजू आंखों पे रखे लेटा था, मगर जवाब नहीं दिया। उसने चाय साइड टेबल पे रखी और झुककर उसका कंधा हिलाया। दरीद चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। वो उसके ऊपर झुकी बोल रही थी। दरीद ने आंखों से बाजू हटा के सामने खड़ी लड़की को देखा, जो उसकी रगों में खून की तरह बसती थी, दिल में धड़कन की तरह धड़कती थी। उसे किसी और के साथ सोचना भी इसके लिए सुहाने रूह था। सावी उसकी आंखों में देखती डर सी गई, जो खून छलका रही थी। वो घबराकर सीधी होने लगी कि एकदम दरीद ने उसका बाजू पकड़कर उसे खींचा कि वो सीधी उसके पहलू में जा गिरी। वो एक बाजू उसके पहलू में रखता उस पे झुक सा गया। सावी किसकी है? सवाल हुआ। दरीद अहमद की, जवाब आया। सावी दरीद की है? दरीद की क्या है? एक और सवाल हुआ। सावी दरीद की जिंदगी है, हकलाते हुए दूसरा जवाब आया। दरीद सावी के लिए क्या कर सकता है? फिर से सवाल हुआ। जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। लरजते होठों से दोबारा जवाब अदा हुआ। सावी के नाम के आगे किसका नाम जुड़ेगा? सवाल झट से फिर आया। दरीद अहमद का जवाब। दरीद अहमद का जवाब भी उसी स्पीड से मिला। दरीद को सावी ना मिली तो क्या होगा? वो जानना चाह रहा था। दरीद मर जाएगा। आंखें मीची गई। मैं सच में मर जाऊंगा, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम किसी और की हुई ना तो मैं मर जाऊंगा। वो बेबसी से उसे अपने हिसार में कैद करता हुआ बोला। मैं आपकी हूँ, सिर्फ आपकी। क्यों सोच रहे हैं? ऐसा क्या हुआ है? वो इसकी सांसें अपनी गर्दन पे महसूस करती पूछ रही थी। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। मैं मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। बस तुम मेरा साथ देना, दोगी ना मेरा साथ? वो उसके कान में सरगोशी की मानंद बोलता तस्दीक चाह रहा था। हाँ हाँ, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। इसके लहजे में खौफ महसूस करती उसका चेहरा हाथों में थाम कर बोली। फिर जब चच्ची माँ तुम्हारे पास आए किसी रिश्ते की रजामंदी पूछने तो इनकार कर देना। उनसे कह देना तुम किसी से शादी नहीं करोगी। वो उसे समझाते हुए बोला। मेरा रिश्ता किससे? वो उलझे हुए पूछने लगी। मुझे नहीं पता, तुम बस इनकार कर देना सावी। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, किसी और के बारे में सोचना भी मत। तुम करती हो ना मुझसे मोहब्बत? वो उसे कंधों से दबोचता जुनूनी लहजे में पूछ रहा था। इसकी आंखों में जुनून देखती वो कुछ बोल ना पाई तो जज्बात में सर हिला दिया। मैं जानता था, मेरी चिड़िया, मेरी गुड़िया सिर्फ मेरी है, सिर्फ मुझे चाहती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। वो उसका चेहरा हाथों में थामता उसके चेहरे के हर नक्श को चूमता दीवाना वार बोल रहा था।
कि सावी उसकी शिद्दत पे दंग रह गई थी। दरीद प्लीज छोड़े मुझे। वो इसके हाथ अपने चेहरे से हटाती नाराज लहजे में बोली, क्या हुआ, तुम नाराज हो मुझसे? वो उलझा। अभी शादी नहीं हुई हमारी, वो झिझकते हुए गोया हुई। हाँ तो हो जाएगी ना अब। वो एक बार फिर उसका चेहरा हाथों में भरता बोला कि वो अपना रुख मोड़ गई। तो आप प्लीज ऐसे मत करें। वो रुख मोड़े मोड़े ही अटकते हुए बोली। कैसे ना करूं, वो उलझन से पूछ रहा था। ये जो आप कर रहे हैं, वो अपने चेहरे की तरफ इशारा करते बोली। दरीद कुछ पल इसकी तरफ नासमझी से देखता रहा, फिर जब बात समझ में आई तो जिंदगी से भरपूर कहकहा लगा उठा। अभी ना करूं, शादी के बाद कर लूं, वो शरारत से पूछने लगा। दरीद प्लीज। वो इसकी बात पे शर्म से सुर्खू होती चेहरा हाथों में छुपा गई और वो इसके इस अदा पे निहाल होता इस पे फिर से झुक गया। उसके हाथ हटाता और वो उसकी पेशानी पे मोहब्बत भरा लम्स छोड़ गया और वो उसकी कुर्बत में लरसती रह गई। अच्छा एक बात तो बताओ, अब की बार इसने संजीदगी से पूछा। जी, वो सर झुकाए ही बोली। आज रात मेरे कमरे में गुजारनी है? वो लहजे में संजीदगी और आंखों में शरारत लिए पूछ रहा था। इसकी बात पे सावी ने झट से सर उठाया और वॉल क्लॉक की तरफ देखा जो 10 बजा रही थी। नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ, वो नर्वस होती ही बोली। वैसे अगर यहाँ रह भी लोगी तो भी कोई बात नहीं, आफ्टर ऑल ये भी तुम्हारा ही कमरा है मुस्तकबिल का। वो इसके चेहरे पे नजर जमाए पुरशौक लहजे में बोला। जी ये भी मेरा ही कमरा है, मगर यहाँ मैं उसी दिन रहने आऊंगी जिस दिन अपने सारे हुकूक आपके नाम कर दूंगी, आपकी दुल्हन बनकर। वो जो दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, दरीद की बात सुनकर पलट कर बोलती हुई झट से बाहर निकल गई। और दरीद इसकी बात पे पहले हैरान हुआ, फिर मुस्कुरा उठा और उसके बारे में सोचते सोचते बिस्तर पे दराज हो गया, जबकि सावी जो चाय लाई थी वो मेज पे पड़ी पड़ी ठंडी हो चुकी थी। शादी में कुछ दिन रह गए थे और अभी सारी तैयारी रहती थी। मुराद साहब और दरीद ऑफिस जा चुके थे, जबकि शायान का कहना था कि शादी के बाद ही ऑफिस ज्वाइन करेगा। नादिया बेगम और अफराह लाउंज में बैठे शायान का इंतजार कर रहे थे कि कब वो आए और वो लोग शॉपिंग के लिए जाए। सावी ने जाने से इनकार कर दिया था। दरीद ने उसे कहा था कि वो खुद ही उसे शॉपिंग करवाएगा। दरवाजे पर बेल हुई तो सावी ने जाकर दरवाज़ा खोला। आगे उनकी मुलाजमा खड़ी थी जिसके एक हाथ में बैग था और एक हाथ में उसने अपने 3 साला बेटे का हाथ थाम रखा था जो कि उसकी टांगों के साथ लिपटा खड़ा था। बड़ी जल्दी आ गई आप, एक हफ्ता और रह लेती, सावी ने अमरीन मुलाजमा को घूरते हुए कहा, जिस पे आगे से वो दांत बाहर निकालती हंसने लगी। सावी ने उसे अंदर आने का रास्ता दिया तो वो चलती हुई लाउंज में नादिया बेगम के पास ही खड़ी होके सलाम करने लगी। तुमने तो कहा था कि एक हफ्ते में वापस आ जाओगी, ऊपर से महीना होने को आया है, अब आ रही हो? नादिया बेगम ने अपनी पूछ-गुछ शुरू कर दी। जी बेगम साहिबा, वो अम्मा की तबीयत खराब हो गई थी तो उनके पास ही रुक गई थी। अमरीन ने अपनी सफाई पेश की। अच्छा ठीक है, इससे मिलो, अफराह है इस घर की होने वाली बहू और शायान की होने वाली बीवी। नादिया बेगम ने अफराह का तारुफ करवाया। बीबी तो बहुत खूबसूरत है जी, साहब के साथ बहुत अच्छी लगेंगी। अफराह को देखती अमरीन खुशी से बोली। हाँ, और अब मेरी बात सुनो, मैं और अफराह शायान के साथ शॉपिंग पे जा रहे हैं और सावी घर पर ही है। ध्यान रखना और लंच की तैयारी कर लेना, नादिया बेगम ने उसे हिदायत देते हुए कहा। जी बेगम साहिबा ठीक है, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोली। ठीक है, हम चलते हैं, चलो अफराह, वो शायान को आता देखकर बोली और उठ खड़ी हुई। शायान अमरीन के सलाम का जवाब देता इनको अपने साथ आने का इशारा करता बाहर की तरफ बढ़ गया। अच्छा सुनो अमरीन, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, कोई भी बात हो तो मुझे बता देना। वो उसे हिदायत करती कमरे में चली गई। उसका इरादा शावर लेने का था। सावी के जाने के बाद अमरीन उठी और घर के पीछे बने क्वार्टर में बैग रखकर वापस आ गई और किचन में जाके लंच की तैयारी करने लगी, जबकि उसका बेटा लॉन में खेलने चला गया। अचानक डोरबेल की आवाज़ पे वो बाहर आई और दरवाज़ा खोला। अरे अशर साहब, आप, अस्सलाम वालेकुम। वो अशर को देखकर सलाम करती हुई बोली। अशर इसके सलाम का जवाब देता अंदर अंदर आ गया और घर वालों का पूछा। जी बेगम साहिबा तो शायान साहब और अफराह बीबी के साथ शॉपिंग पर गई है और दरीद साहब और मुराद साहब भी तो जी ऑफिस में है और घर पर सिर्फ सावी बीबी है, अमरीन ने तफसील से बताया। तो अशर की आंखें चमक उठी। ओह अच्छा, चलो सावी से मिल लेता हूँ, किधर है वो? उसने सावी के बारे में पूछा। जी वो अपने कमरे में है, आप बैठे, मैं बुला कर लाती हूँ। वो उसे बैठने का इशारा करती सावी के कमरे की तरफ जाने लगी। नहीं रहने दो,
मैं खुद जाकर मिल लेता हूँ। इसके कहने पे मुलाजिमा कंधे उचकाती किचन में चली गई। वो सावी के रूम में दाखिल हुआ तो रूम में कोई नहीं था। बाथरूम से पानी की आवाज़ आ रही थी, मतलब सावी बाथरूम में थी। वो उसके बेड पर जाके बैठ गया और उसका फ़ोन उठा के देखने लगा। फ़ोन पे कोई पासवर्ड नहीं लगा था। उसने गैलरी ओपन की तो वहाँ लातादाद पिक्चर्स थी, जो ज़्यादातर सावी और दरीद की थी। हर पिक्चर में वो एक दूसरे के साथ खुश नज़र आ रहे थे। आइसक्रीम खाते हुए, शॉपिंग करते हुए, साहिल समंदर पर, बर्थडे पार्टीज़ की। बहुत सारी पिक्चर्स थी, जिसमें दरीद और सावी की पिक्चर्स थी। पहली नज़र देखते ही ऐसा लगता जैसे वो कोई कपल है, जस्ट मेड फॉर ईच अदर। उन्हें एक दूसरे के इतने करीब देखकर उसकी आंखें जलने लगी। अभी वो कुछ और चेक करता ताकि दरी करता कि दरीद की कॉल आने लगी। उसने कॉल पिक कर ली। कहाँ थी यार, प्लीज़ कहाँ थी यार, पहले भी कॉल्स की है, तब भी नहीं उठा रही थी, कहाँ बिजी थी, वो बेताबी से पूछ रहा था। रिलैक्स यार, चिल करो, क्या हो गया अगर सावी ने तुम्हारी कॉल्स पिक नहीं की तो? वो दरअसल मेरे साथ ही बिजी थी। घर पे कोई नहीं था तो मैं उसे कंपनी देने आ गया और मेरी कंपनी में उसे पता ही नहीं चला तुम्हारी कॉल्स का। अशर ने मुबालगा आराई से काम लेते हुए कहा। क्या बकवास कर रहे हो तुम घटिया इंसान। सावी कहाँ है और उसका फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके फोन को छूने की? दरीद गुस्से से भड़कता हुआ बोला। बकवास नहीं कर रहा मैं। और रही बात सावी की, तो वो बहुत थक गई थी मुझसे बातें कर करके, तो अभी शावर लेने गई है और उसके फ़ोन को छूने का हक है मेरे पास। ना सिर्फ फ़ोन को छूने का बल्कि सावी को भी। वो दरीद को के गुस्सा एंजॉय कर रहा था कि दरीद ने एकदम इसकी बात काटी। बकवास बंद करो अपनी, वरना बकवास करने के लायक नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। दरीद अपना इश्तेआल जब्त करते खोया हुआ। हा 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 यार, क्या हो गया है? तुम्हें क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? मैं अपनी होने वाली बीवी के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम्हें क्या तकलीफ है? अशर ने चुपते हुए लहजे में कहा और एक नज़र बाथरूम की तरफ देखा कि सावी ना आ जाए। अशर की बात सुनकर दरीद के दिल में छन से कुछ टूटा था। इसका मतलब चची माँ ने अशर के साथ सावी का रिश्ता जोड़ा है। मतलब अशर की सारी बातें सच थी। चची माँ ने मुझ पर अशर को फौकियत दी। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। एक दुख था जो इसके सीने को छलनी कर रहा था। एक चुभन थी जो नादिया बेगम के इस फैसले से इसके दिल को हो रही थी। चल अब फोन रख चलो फोन रख दे, मेरी मिसेस टू भी आती ही होगी। अब हमारी पर्सनल बातों में तुम्हारा क्या काम? वो कहता कमीनेपन से कह कहा लगाता फोन काट गया। अशर ने फोन बंद किया और इसका फोन वापस उसी जगह पे रखता बाहर निकल गया और दरीद फोन को जोर से दीवार पर मारता कोट उतारता घर की तरफ रवाना हो गया। वो 15 मिनट की रेस्ट ड्राइविंग करते घर पहुंचा। घर में कोई नहीं था। किचन से आवाज़ें आ रही थी। वो किचन की तरफ गया तो मुलाजमा काम कर रही थी। अमरीन, सावी कहाँ है? उसने सावी के बारे में पूछा। जी वो तो अपने कमरे में है, उसने जवाब दिया। तो दरीद सावी के कमरे की तरफ जाने लगा। वो तेज तेज सीढ़ियां चढ़ता सावी की कमरे में पहुंचा और बगैर दस्तक दिए अंदर दाखिल हो गया। सावी अपने बाल बना रही थी। वो एक झटके से इसकी तरफ बढ़ा और इसके बाल अपनी गिरफ्त में ले लिए। जो मैं पूछूंगा उसका सच सच जवाब देना। इसने इसके बाल मजबूती से पकड़े पकड़े हुए कहा। क्या? वो हकला के रह गई। अशर यहाँ क्यों आया था? मुझे नहीं पता। वो कब आए? मैंने उन्हें देखा, मैं उनसे नहीं मिली। झूठ मत बोलो सावी, वो यहाँ आया था, मेरी उससे बात हुई भी, वो भी तुम्हारे फ़ोन पर। कहाँ थी तुम? वो अपना फ़ोन अशर को क्यों दी और अपना फ़ोन अशर को क्यों दिया? मेरी कॉल्स इग्नोर करके तुम उसकी कंपनी एंजॉय कर रही थी। मैंने कहा था कि उससे दूर रहना, कहा था कि नहीं? वो उसके बालों वो उसके बालों पे गिरफ्त मजबूत करता बोल रहा था, जिससे सावी को तकलीफ हो रही थी। कहा था, सावी रोते हुए बोली। फिर क्यों बाज नहीं आई तुम? मेरे मना करने के बाद भी उससे गपशप करती रही, तो मुझे इग्नोर करके। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ सावी, उससे दूर रहो, वरना इसे तो मार ही दूंगा, साथ में तुम्हारी जान भी ले लूंगा। उसके लहजे में शिद्दत थी और आवाज़ में गुस्सा। मुझे सच में नहीं पता अशर भाई कब आए, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। मुझे नहीं पता उन्होंने कब मेरे फ़ोन से आपसे बात की। वो रोते हुए अपनी सफाई दे रही थी, मुकाबिल शायद अपने होश में न था। वो कुछ पल उसे देखता रहा और फिर एक झटके से उसे छोड़ता बाहर निकल गया और वो बेड के साथ टेक लगाए फूट फूट कर रोने लगी।
ये कैसी मोहब्बत है आपकी दरीद, जिसमें आपको मुझ पर एतबार ही नहीं। एक बार मेरी बात नहीं सुनी, आए अपनी मनमानी की और चले गए। क्या ऐसी होती है मोहब्बत? वो दरीद के रवैये के बारे में सोचती हिचकियां भरने लगी। वो नीचे आया तो अमरीन अपने क्वार्टर की तरफ जा रही थी। कुछ सोचकर उसने अमरीन को आवाज़ दी, जी छोटे साहब। वो उसके सामने खड़ी होती ही बोली, घर में कोई आया था कुछ देर पहले? उसने पूछा, जी अशर साहब आए थे। उसने मुअद्दिबाना जवाब दिया। अच्छा, यहीं लाउंज में बैठा था? उसने अगला सवाल किया। नहीं साहब, उन्होंने कहा कि वो साई बीबी से मिलेंगे और वो उनके कमरे में ही उनसे मिलने चले गए। इसकी बात पे दरीद को नए सिरे से अशर पे गुस्सा आया। कितनी देर में वापस आ गया था? जी वो 10-15 मिनट बाद ही वापस चले गए थे। इनके वापस जाने के बाद मैं साई बीबी के कमरे में गई थी तो वो शावर ले रही थी। शायद इसीलिए वापस चले गए कि उनसे बात नहीं हो सकी, उसने फिर जवाब दिया। इसकी बात सुनकर दरीद को अपनी गलती का एहसास हुआ। जो कुछ दरीद पहले सावी पे गुस्सा करने की शक्ल में कर चुका था, मतलब ये सब कुछ अशर ने उसे भड़काने के लिए किया था, ताकि मैं गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कर दूं। और सावी मेरी चिड़िया, उफ, बहुत हर्ट कर दिया उसे मैंने अपने गुस्से में। उसने बेबसी से सोचा, मैं तुम्हें मना लूंगा मेरी चिड़िया। बस अब मुझे चचा और चची माँ से बात करनी ही पड़ेगी, इससे पहले कि और देर हो जाए। मैं तुम्हें उनसे मांग लूंगा, इनके पैर पकड़ने पड़े तो वो भी पकड़ लूंगा। लेकिन अगर वो फिर भी न माने तो मैं तुम्हें सबसे छीन कर ले जाऊंगा, मगर तुम्हें अपनी आंखों के सामने किसी और का नहीं होने दूंगा। दिल में इरादा करते वो वापस ऑफिस चला गया। सावी को मनाने का काम बात पर टालते। नादिया बेगम अफराह और शायान के साथ ही वापस आ गई थी और इस वक्त थकी हुई लाउंज में बैठी थी। अफराह की सारी शॉपिंग शायान ने खुद अपने पसंद से की थी। उसके मेहंदी, बारात और वलीमे का ड्रेस शायान ने अपनी पसंद का लिया था। साथ में मैचिंग जूते, ज्वेलरी भी शायान की पसंद के थे। जबकि बरी के कपड़े नादिया बेगम और अफराह ने खुद ही पसंद किए थे। अमरीन सावी किधर है? पानी पीने के बाद नादिया बेगम ने सावी के बारे में पूछा। जी वो तो अपने कमरे में है, अमरीन ने सादगी से जवाब दिया। अच्छा ठीक है, तुम चाय बनाओ हमारे लिए, बहुत थक गए आज। नादिया बेगम पुश्त सोफे की पुश्त से टेक लगाते हुए बोली, मामा आज अपनी होने वाली बहू के हाथ की चाय पिए, देखे भला कुछ बनाना आता भी है या नहीं। शायान ने अफराह की तरफ देखते हुए शरारत से कहा, नहीं वो भी बहुत थक गई है, फिर कभी पी लेंगे उसके हाथ की। नादिया बेगम ने अफराह के ख्याल से कहा, नहीं मामा कोई बात नहीं, मैं बनाती हूँ और वैसे भी मुझे सब कुछ आता है। वो शायान की तरफ घूर के देखती हुई बोली, चलो ये तो अच्छी बात है, फिर शादी के बाद तुम्हारे हाथ का बना ही खाया करूंगा। वो इसके चेहरे की तरफ देखता हुआ मजीद मजे से बोला, जी जरूर। वो बोलती हुई किचन में चली गई। मत तंग किया करो उसे शायान, नादिया बेगम ने उसे घूरा। मामा तंग कहाँ कर रहा हूँ, ये तो मेरे प्यार करने का तरीका है। वो नादिया बेगम का दुपट्टा मुंह में लेता लड़कियों की तरह शर्मा कर बोला, सदके तुम्हारे प्यार के। नादिया बेगम हंसते हुए बोली। अफरा के हाथ की चाय पीने के बाद नादिया बेगम सावी के कमरे की तरफ चली आई थी। वो बिस्तर पर दराज थी। सावी बेटा, उन्होंने आवाज़ दी। जी मामा। वो उठ बैठी। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? वो इसकी सुर्ख सूजी हुई आंखें देखती हुई बोली, जी मामा बस सर में ज़रा दर्द था। वो इनसे नज़रें चुराती हुई बोली, तो बेटा कोई मेडिसिन लेनी थी? वो फिक्रमंद हुई। मैं ले लूँगी मामा कुछ देर बाद। अच्छा, मैं तुमसे कुछ बात करने आई हूँ, नादिया बेगम ने कहा। जी मामा कहें, मैं सुन रही हूँ, मुतवज्जा हुई। बेटा तुम हमारा मान हो, हमारी इज्जत और हमारा फ़ख्र हो। हम तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं करेंगे, उन्होंने तमहीद बांधी। जी मामा मुझे पता है, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? वो उलझी। बेटा हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है और शायान के वलीमे पे तुम्हारी मंगनी है, और मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी हमारे फैसले का मान रखेगी, इनकार नहीं करेगी। वो उसकी तरफ से देखती वो उसकी तरफ प्यार से देखती हुई बोली, जबकि इसे ऐसा लगा जैसे इसके सर पर धमाका हुआ हो। फिजा में ऑक्सीजन की कमी सी महसूस हुई कि उसका सांस इसके गले में ही अटक गया। मम्मा मंगनी, मगर इतनी जल्दी? वो अटक अटक कर बोल रही थी। हाँ बेटा, अभी सिर्फ मंगनी, रुखसती तुम्हारी बाद में की जाएगी। तुम्हें अपने माँ बाप का फैसला कबूल है ना? वो उसका सर सहलाते हुए पूछी। उसे समझ ना आया कि वो क्या जवाब दे। एक तरफ उसकी मोहब्बत और इसका इश्क और इस तरफ माँ बाप का मान था। वो किसका साथ देती? वालदीन और दरीद की मोहब्बत दोनों इसके लिए अहम थे। दरीद का सोचते उसकी आंखें नम हुई। फिर उसके आज के गुस्से गुस्से इसके गलत फहमी का सोचते वो गुमसुम बैठी हाँ में सर हिला गई।
शाबाश मेरा बच्चा, मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा था कि वो कभी हमारा मान नहीं तोड़ेगी। अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। वो उसका माथा चूमते गोया हुई और उसके कमरे का दरवाजा बंद करते बाहर निकल गई। उनके जाते ही वो बिलक बिलक कर रोने लगी। वो अपनी मोहब्बत का मातम मनाने में इतना गुम थी कि ये भी ना पूछ सकी कि उसका रिश्ता किससे तय किया गया है। वो सावी को मनाए बगैर ही ऑफिस वापस आ गया था। इसे एहसास था कि उसने सावी पे बेजा गुस्सा किया था, मगर अब क्या हो सकता था। इसका इरादा था आज घर जाके चचा चची से बात करने का, अपने और सावी के बारे में। इसलिए वो जल्दी जल्दी काम खत्म कर रहा था। आधे घंटे बाद इसने काम खत्म किया और घर जाने के लिए उठने लगा कि प्यून हाथ में एक खाकी कलर का लिफाफा पकड़े अंदर दाखिल हुआ। साहब, आपका पार्सल आया है, वो दरीद की तरफ पार्सल बढ़ाकर बोला। उसने प्यून को जाने का इशारा करते लिफाफा थामा और खोलने लगा। अंदर कुछ तस्वीरें थी जिन पे नजर पड़ते ही उसके खून में शरारे दौड़ने लगे। वो सावी और अशर की तस्वीरें थी। एक तस्वीर में वो दोनों गाड़ी में बैठ रहे थे, एक तस्वीर में वो एक रेस्टोरेंट में दाखिल हो रहे थे, अगली तस्वीर में अशर ने सावी के हाथों को थाम रखा था। इससे अगली तस्वीर में अशर के हाथों में सावी का चेहरा था। एक तस्वीर एक एक तस्वीर देखते उसका गुस्से से हाल बुरा हो रहा था। इसे पता था ये अशर का काम है, लेकिन सावी, वो उसके साथ क्या कर रही थी? ये सवाल हथौड़े की तरह इसके दिमाग में बज रहा था। उसने सारी तस्वीरें उठाई और लॉकर में डालकर लॉक कर दी। वो सुर्ख चेहरे के साथ बाहर निकला। वो पार्सल कौन दे के गया था? उसने प्यून से पूछा। जी साहब, एक लड़का था, उसने कहा कि अपने दरीज साहब को दे देना। प्यून ने सर झुकाए कहा। वो एक नज़र उसे देखता ऑफिस से बाहर निकल आया। उसका इरादा आज सावी को मनाने का था, मगर अब वो अपना फैसला बदल चुका था। सावी की इस हरकत के बाद वो इसे सजा देने का इरादा रखता था। वो इसे बताए बगैर अशर से कैसे जा सकती थी? वो रश ड्राइविंग करता घर पहुंचा। मुराद साहब आज उससे पहले ही घर जा चुके थे। वो लाउंज के दरवाजे पे पहुंचा ही था कि अंदर से आती आवाज पे उसे लगा उसका दिल किसी ने नोच लिया हो। सावी ने मंगनी के लिए हाँ कर दी है, उसे कोई एतराज नहीं, और मैं सोच रही थी रुखसती इसकी पढ़ाई के बाद कर दे। और दरीद, नादिया बेगम मुराद साहब से आगे भी कुछ कह रही थी, मगर इसमें हिम्मत नहीं थी कुछ और सुनने की। वो टूटे दिल के साथ वापस गाड़ी में बैठा और जन से घर से बाहर निकल गया। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा, अब दरीद का गुस्सा किस हद तक जाएगा और सावी के साथ क्या होना है। ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दे और स्टोरी पसंद आए तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना ना भूले। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।